हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग शिक्षा प्रथम वर्ष का विषय, जिसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात इस वीडियो में होने वाली है। तो इस पूरे एक वीडियो में योग शिक्षा विषय के सभी इकाइयों के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं वो सब एक साथ समेट कर लाए हैं आपके लिए, यानी एक वीडियो देखकर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात करें वैकल्पिक प्रश्न उत्तरों की, तो देखिए यहाँ पर 5 वो एमसीक्यूज आपको आते ही आते हैं। तो 5 पढ़ने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा जिससे आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो एक वीडियो देखिए और बाकी एमसीक्यू तैयारी भूल जाइए, फिर आप सिर्फ सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो भारत में जो शारीरिक शिक्षा होती है उसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसे? एच.सी. बक को। किसे जाता है? एच.सी. बक। फिर उसके बाद कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, यानी खाने में हम कौन सा विटामिन लेंगे जिससे हमारे घाव जल्दी भर जाए? तो वो होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होगा इससे घाव भरते हैं। ठीक। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी गई? तो ये दी गई थी 1882 ईस्वी पूर्व में। ये सब अंग्रेजों के जमाने के जो आप कह सकते हैं नियम कानून बने थे शिक्षा को लेकर, उसके बारे में बात हो रही है। तो भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई 1882 ईस्वी पूर्व में। फिर शारीरिक शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत जो है वो मानी जाती है 18वीं शताब्दी से। कब से? 18वीं शताब्दी। अच्छा अध्यापक कौन होता है? तो अच्छा अध्यापक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा अध्यापक वही होगा जो अपने विद्यार्थियों से लगन रखेगा, वरना मेधावी छात्र के प्रति तो कोई भी मेहनत करता है, होशियार बच्चे के पीछे सादा जीवन व्यतीत करता है और अपने विषय में प्रवीण हो, ये तो नॉर्मल बात है। एक टीचर को ये मिनिमम इतना होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ अच्छा किसको माना जाएगा? जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। आगे बढ़े, बात करें अन्य एमसीक्यू की। तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जो है वह जर्मनी में खोले गए थे। कौन से देश में? जर्मनी देश में। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? यह विचार टीपी नन का था। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, इंटरेस्ट है, यह विचार किसका था? तो यह विचार टीपी नन का था, ये ध्यान रखेंगे। अगला, अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा जो है वह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अभिप्रेरणा पूछेगा कोई कैसी अवस्था है, क्या है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, हाँ या ना? किस प्रकार से? तो शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किसका? परिवार का। परिवार का तो होता ही होता है, छात्र छात्राओं का, उनका स्वयं का भी होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का, इंसान की पर्सनालिटी भी अच्छी होती है, और समाज के सभी वर्गों का। जी हाँ, अगर शिक्षा मिलेगी तो समाज के सभी, सोसाइटी के सभी जो वर्ग हैं, कम्युनिटी हैं, उन सबका अपने आप विकास होगा। तो शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का विकास, कल्याण होता है। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन रहे, स्व अनुशासित रहें, ये भावना बच्चों में किस प्रकार लाई जा सकती है? तो ये बच्चों में जिम्मेदारी सौंप कर लाई जा सकती है। यानी बच्चों को अगर जिम्मेदारी सौंप दी जाए किसी भी काम को लेकर, तो अपने आप उसमें क्या आ जाएगा? डिसिप्लिन आ जाएगा, उनमें अपने आप ही क्या आ जाएगा? स्व अनुशासन हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों में स्व अनुशासन जो है वह उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर लाई जा सकती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? एक अध्यापक के रूप में, एक एज ए अध्यापक, एज ए टीचर, आप किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता, वैल्यू देंगे, ज्यादा महत्व देंगे? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। ठीक है, आस्था को उतनी वैल्यू नहीं देनी है, विचार, विज्ञान विषय को और उच्च विचार को, ये तो आते ही आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक सोच। ठीक है, और विचार, थॉट्स। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्राधान्यता दी जाती है। ठीक। तो बुनियादी शिक्षा में ज्यादा मनोवैज्ञानिक है, ये ज्यादा साइकोलॉजिकल। ऐसा ही क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फोकस स्टूडेंट पर होता है। इसमें पाठ्य विषयों की जगह, सब्जेक्ट की जगह पर किसको ध्यान देते हैं भाई? ज्यादातर छात्र को प्रधानता मिलती है ना, छात्र को स्पेशल बनाते हैं। इसलिए ये जो बुनियादी शिक्षा है ये मनोवैज्ञानिक आधारित है, साइकोलॉजिकल बेस्ड है। शिक्षण क्या है आपके हिसाब से? शिक्षण क्या है? तो शिक्षण जो है एक कौशल है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मॉडल प्रश्न पत्रों में हमने पढ़ लिया है इसको ऑलरेडी। ठीक है, जिन्होंने मॉडल प्रश्न पत्र नहीं देखा तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट चेक करना। फिर उसके बाद आपके अध्यापन करते समय
आपके अध्यापन करते हैं, एज ए टीचर पढ़ाते हुए आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करे तो आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको स्वीकार कर लेना चाहिए ना, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाते वक्त कोई गलती हो जाती है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बहुत सी गलती, जैसे कभी कभी कोई एमसीक्यू पढ़ा दिया तो मैं भी यहाँ पर कहीं गलत उत्तर टिक कर देता हूँ, तो आप लोग कमेंट में जवाब देते हैं कि सर उसका सही जवाब ये होगा, वो नहीं होगा, तो चलता है। क्लियर, ध्यान रखें, एक्सेप्ट कर लेना है गलतियों को एज ए टीचर। ओके, चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट एमसीक्यू देखा जाए तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? स्टूडेंट्स का जो कैरेक्टर बिल्डअप होता है, जो चरित्र निर्माण होता है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सबसे ज्यादा रोल कौन इंपॉर्टेंट प्ले करता है? उसमें स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, यानी टीचर जिस प्रकार का होगा, टीचर का चरित्र निर्माण जिस प्रकार होगा उसी प्रकार छात्र का भी होगा। तो एक आदर्श चरित्र निर्माण करना है अगर बच्चे का, तो आदर्श चरित्र निर्माण होना चाहिए शिक्षक का भी। ठीक, आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके क्या उद्देश्य रहे हैं? तो इसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, यानी पूरा एजुकेशन सिस्टम को रिन्यू करना, सुधारना, नया रूप देना, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को एक नया रूप दे देना। अगला, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? शिक्षण अभियोग्यता, शिक्षण अभियोग्यता यानी उसमें आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? इसमें शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, यानी टीचर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो सब होना ही क्या है? शिक्षण अभियोग्यता है, जो डीएड बीएड का कोर्स करके आपको आ जाता है। यदि आप प्राइमरी पढ़ाना चाहते हैं तो डीएड, और फिर उसके ऊपर के क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड, तो ये करके ही आपको शिक्षण अभियोग्यता मिलती है, ताकि आप एक शिक्षण बन के शिक्षक के जो कार्य होते हैं वो करने में एक्सपर्ट बन जाए, इसलिए कोर्सेस करवाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़े। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? बच्चों में राष्ट्रीय भावना हो, बच्चों में देश प्रेम की भावना हो, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए टीचर को विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाने चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, यानी देश प्रेम की भावना जागे। इसमें देश के लिए गीत, देश के लिए कोई नृत्य, देश के लिए कोई नाटक वगैरह, भाषण वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण यानी कि जब सिलेबस बनाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? किस बात को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? उसमें शिक्षा के उद्देश्यों को, हाँ ये तो होना ही चाहिए। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को स्टूडेंट को ही पढ़ाना है, ये भी होना चाहिए। और शिक्षण अनुसंधान को, है ना, पढ़ाने के तरीके को टीचर से पूछकर, तो ये सब जरूरी है। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि नहीं, प्रोजेक्ट विधि नहीं, फिर दृश्य श्रव्य विधि नहीं, पाठ्य पुस्तक विधि, ये सबसे बेकार, सबसे कमजोर, बेकार तो नहीं एकदम, कमजोर तो जरूर है। तो पाठ्य पुस्तक विधि जो होती है वह सबसे कमजोर विधि है। किस चीज की भाई? शिक्षण की सबसे कमजोर विधि है पढ़ाने लिखाने की। किताब के पीछे ही बढ़ जाना, किताब को ही रटना, किताब से ही पढ़ाते रहना एकदम, तो ये एक तरह से कह सकते हो आप सबसे कमजोर विधि है। क्योंकि इसके लिए आपको कोई और विधि है, जैसे कि प्रैक्टिकल कराना चाहिए, छात्र को मनोवैज्ञानिक ज्ञान देना चाहिए, तो ये अच्छे मेथड्स माने जाएंगे। पर पाठ्य पुस्तक विधि जो है ये भी एक विधि है, लेकिन ये कमजोर विधियों में से एक है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? यानी स्कूलों में जो पर्यावरण शिक्षा, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में जो जानकारी बच्चों को देनी चाहिए, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भाई जो छात्र है उन्हें पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ठीक, बच्चों को हम पर्यावरण शिक्षा इसलिए देते हैं कि वो विद्यालय में, ताकि वो पर्यावरण, आसपास का पर्यावरण, हमारा नेचर, इन्वायरमेंट, उसकी रक्षा करें, उससे खराब होने से बचाएं। वो कैसे खराब होता है इसकी समझ आ जाए, उसको कैसे बचाया जा सकता है इसकी समझ में आ जाए, है ना। तो ये विद्यालय में इसलिए हम उन्हें पर्यावरण शिक्षा देते हैं। आगे, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ? निशुल्क यानी फ्री, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जब ये लागू हो गया तो इसका फलस्वरूप क्या निकला? बालकों में साक्षरता दर बढ़ी है। जी हाँ, इनमें लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बढ़ी है। ठीक, उसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता दर बढ़ी है, गांव वाले इलाकों में भी पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी रेट बढ़ गया है, और देश में भी साक्षरता बढ़ी है। जी हाँ, ये तीनों चीजें हुई हैं। क्या हुआ इसमें कि भाई बच्चों में लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई का सिस्टम अच्छा बढ़ा है, गांव में भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई ज्यादा अच्छी हुई है, और पूरे देश में भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा का स्तर सुधर गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने से ये सारी चीजें हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों को अधिकार में होना चाहिए?
प्रौढ़ शिक्षा जो होती है किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए, तो यह होना चाहिए गैर सरकारी समितियों के हाथ में। जी हाँ, जो प्रौढ़ शिक्षा यानी जब बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, उसके बाद एडल्ट वाले स्टेज में आ जाते हैं, 18 साल के बाद वाली अवस्था में, तो उस अवस्था में जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा सरकार नहीं, वो शिक्षा प्राइवेट व्यक्ति चलाना चाहिए। ठीक है, तो गैर सरकारी संस्थान चलाना चाहिए क्या, प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था को। फिर आगे, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की विकसित करने का क्या तरीका है। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति यानी छात्र बोलकर मौखिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, दर्शा पाए, ऐसा अगर बच्चों के अंदर डेवलप करना है, गुण लाना है, तो कैसे लाया जाएगा। ये गुण लाया जा सकता है परिचर्चाओं का आयोजन करके, आपस में डिस्कशन, डिबेट जैसा, अंताक्षरी का आयोजन, ये भी अच्छा तरीका है, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ये भी। तो ये सभी काम करके, सही उत्तर क्या होगा, ये सभी काम करके छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाया जा सकता है। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए, वह छात्रों को कैसा गृह कार्य, कैसा होमवर्क देना चाहिए, तो वो जो होना चाहिए पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। यानी जो आपने पढ़ाया हुआ है उससे के आधार पर छात्रों को आप भाई क्वेश्चन होमवर्क दे सकते हो, गृह कार्य दे सकते हो, ताकि छात्र जो पढ़ा है उसको गहन अध्ययन करेगा, उसको समझेगा, उसको फिर से एक बार रिकॉल करेगा और फिर पढ़ाई करेगा, आपका गृह कार्य करेगा, तो छात्र अच्छे से समझ जाएगा उस पाठ को। ठीक, तो छात्र को गृह कार्य दिया जाना चाहिए पढ़ाए गए पाठ पर आधारित। फिर शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो जी हाँ, बिल्कुल, शिक्षक जो है यह राष्ट्र का निर्माता है, यह एक सच्चाई है, यह वास्तविकता है, क्योंकि यह शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो हम जैसे स्टूडेंट्स बनाएंगे वही चल के आगे नेता, अभिनेता, वही चल के पुलिस, फौज, इन सब में जाते हैं, समान नागरिक बनते हैं। तो जैसा शिक्षक उन्हें बनाएगा वैसा ही वो बनेंगे, तो जैसा शिक्षक चाहेगा वैसा ही राष्ट्र बनेगा। तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। फिर किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह समझते हैं, कौन सी विधि से छात्र सबसे अधिक और सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं, तो यह विधि जो होती है स्वयं करके, यानी बच्चे को खुद वो सारा कार्य करने देना चाहिए, स्वयं करके, यह सबसे अच्छी विधि होती है। इसलिए कभी भी जब मैं गेस्ट पेपर बताता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं, तो उसके उत्तर नहीं बताता, क्यों, क्योंकि छात्र अगर स्वयं करके पढ़ के सीखेगा तो ज्यादा अच्छी विधि होगी। बहुत सारे कमेंट आते हैं उत्तर कौन बताएगा, उत्तर क्यों नहीं बताते, तो भाई ये है, सब कुछ आपको एकदम हाथों में लाकर फ्री में नहीं दिया जा सकता, आपको थोड़ा खुद से भी स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप खुद से सीखें, क्योंकि छात्र सबसे अधिक तभी सीखता है जब वो स्वयं मेहनत करे। ठीक है, चलिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा, छात्र केंद्रित होगी। यानी शिक्षा को जब छात्र को केंद्रित में रखकर दिया जाएगा, यानी स्टूडेंट को सेंटर में रख के सबको सिखाया जाएगा, यानी शिक्षा देने के केंद्र में कौन होगा, छात्र होगा, तभी शिक्षा सार्थक हो सकती है, तभी शिक्षा का सही अर्थ निकल सकता है, काम आ सकती है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़े, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, ये हर्बर्ट ने। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए भाई, हर्बर्ट जी ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व शिक्षक का है। पढ़ाने में जो दिक्कत आ रही है उसका हल तो सॉल्यूशन तो शिक्षक ही करेगा, टीचर ही करेगा। प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है। यानी ऐसे प्रश्न पूछो जिससे बच्चों का मानसिक जागृति हो जाए, यानी दिमाग से वो सोचने को मजबूर हो जाए, ऐसा कथन किसका है, तो ये कथन भाई रेमांड का है। किसका है कथन, रेमांड का। फिर किस पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। अगर कोई पाठ पढ़ा रहे, कोई चैप्टर पढ़ा रहे, तो शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कब पूछना चाहिए, तो वो पूछना चाहिए भाई विकास चरण में, यानी जब उस चैप्टर का विकास हो रहा हो, जब उसको पढ़ा के इंट्रोडक्शन दे दिया हो और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, जब उस चैप्टर का विकास हो रहा तो। ठीक, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, शिक्षक कितना योग्य है, शिक्षक का आचरण किस प्रकार का है, इसका सबसे बढ़िया अगर मूल्यांकन करना हो तो भाई वो मूल्यांकन कौन सबसे बढ़िया करेगा, तो उनके शिष्य, यानी जैसे स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट का जैसा स्कोर होगा, बच्चे जैसे परीक्षा में परफॉर्म करेंगे, उससे टीचर का योग्यता पता चल जाए कि हाँ भाई टीचर किस लायक है, क्योंकि टीचर वही अच्छा रिजल्ट दे पाता है जो अच्छा पढ़ा पाता है। ठीक है, तो टीचर की योग्यता एवं उनका आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके छात्रों से है। क्लियर, तो ये भाई ये हो गया। आगे बढ़े और आगे देखें तो यहां पर देखिए, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्लास में बच्चे पढ़ते वक्त अपनी रुचि ना खोए, इंटरेस्टेड रहे, उनकी रुचि बनी रहे, इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को भाई ये सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करो, यानी डेली लाइफ के एग्जांपल दो, रियल लाइफ के एग्जांपल। छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना, आपस में छात्र डिस्कस करें, बात कर सके, ये पूरा अवसर दें। शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करें, यानी पढ़ाने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे चित्र चाहिए, ऑडियो वीडियो चाहिए, दृश्य श्रव्य साधन चाहिए, जो भी चाहिए इसका इस्तेमाल खूब करें। तो सही उत्तर होगा ये सभी करेंगे तो कक्षा में छात्रों की रुचि बनी रहेगी। फिर भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है,
कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं उसका सबसे प्रभावी, उसका सबसे इफेक्टिव जो मेथड वो क्या है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या होगा, तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय यहाँ पर क्या होगा भाई, वार्तालाप करना, बातचीत करना। बातचीत के जरिए ही सबसे अच्छा सीख सकते हैं बच्चे, ठीक। तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, वार्तालाप करना। फिर एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए कैसा भाई, एक जो प्रधानाचार्य होता है, एक जो प्रिंसिपल होता है, उसे कैसा होना चाहिए, उसे भाई छात्रों के लिए प्रेरणादायक, यानी बच्चे को उसको देखकर प्रेरणा मिलनी चाहिए। दूसरा, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखना होना चाहिए, यानी सभी टीचर्स को यह मानना, कोई भेदभाव नहीं एज ए प्रिंसिपल। फिर कुशल प्रबंधक, अच्छा मैनेजमेंट करता भी आना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें करते हैं तो एक अच्छा प्रधानाचार्य बनता है। तो सही उत्तर होगा द। शिक्षक का मूल कार्य क्या है भाई, शिक्षक का मूल कार्य है, शिक्षक का मूल कार्य क्या होता है भाई, शिक्षक का मूल कार्य होगा कि वह अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करे, यानी बच्चे जिस वातावरण में अच्छे से पढ़ पाए, आसानी से पढ़ पाए, ऐसा माहौल बनाए, ऐसा वातावरण बनाए, ये शिक्षक का ही मेन काम है। आगे, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। कौन से उत्तम गुण का विकास होता है भाई, तो इससे विकास होता है लक्ष्य ऊंचा रहता है, बिल्कुल प्रतियोगिता करेंगे तो एक दूसरे से आगे निकलते हैं। फिर पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार, हारने पर भी ज्यादा दुखी नहीं होते, एक्सेप्ट करते हैं, काम पूरा करके ही दम लेना। तो ये सब, जी हाँ ये सब सही उत्तर होगा द, यानी प्रतियोगिता करेंगे तो ये सब आपको मिलेगा बच्चे के अंदर, ये सब गुणों का विकास आप कर सकते हैं अगर आप प्रतियोगिता करवाते हैं तो, ठीक है। आगे देखिए, अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान क्या है, अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्रों का विश्वास है, यानी स्टूडेंट्स को विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ा सकता है, अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा सिखाएगा, तो छात्रों को विश्वास होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से छात्र लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, यानी कौन सा जो छात्र होगा, इनमें छात्रों में कौन सी ऐसी चीजें होंगी कि छात्रों के अंदर लोकतंत्र की भावना आएगी, डेमोक्रेसी के बारे में वो जानेंगे। तो भाई वो आएगा किससे, खेल के मैदान से, क्योंकि खेल के मैदान में एक नेता होता है, आपस में टीम वर्क करके खेलना होता है और जीतने के लिए और मजे के लिए खेलते हैं। तो इनमें से लोकतंत्र की भावना का विकास खेल के मैदान से ही होता है। फिर आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति यानी जो प्लानिंग है पढ़ाने की, लेसन प्लान, टीचिंग प्लान जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए बच्चे को ध्यान में रखकर, यानी कि बालक केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बालक केंद्रित होना ही चाहिए। फिर एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है, किसी भी अध्यापक का सबसे श्रेष्ठतम गुण क्या है, तो अध्यापक के प्रति पूर्ण, अध्यापन के प्रति, ये अध्यापन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक अध्यापक का सबसे अच्छा गुण क्या होता है, टीचर का सबसे अच्छा गुण क्या होता है, कि वो पढ़ाने को लेकर बहुत ज्यादा क्या रहे भाई, एकदम समर्पित रहे, पूरी तरह से पढ़ाने पर ही उसका एकदम बहुत ज्यादा ध्यान रहे, यानी पढ़ाने के प्रति बहुत समर्पित रहे, बाकी चीजों को छोड़कर पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे। तो ये एक अध्यापक का सबसे अच्छा गुण है, एक टीचर का सबसे अच्छा गुण है, ठीक। और देखिए, योग दर्शन के प्रेरणता कौन थे, योग दर्शन के प्रेरणता महर्षि पतंजलि थे भाई, इनसे ही मोटिवेशन मिलता है, इन्होंने योग दर्शन को बताया। आर्यों की सबसे मूल्यवान भौतिक संपदा क्या थी, आर्यों की सबसे मूल्यवान भौतिक संपदा उनके पशु थे, उनके जो पास एनिमल्स हो, जो पशुपालन करते थे, वो उनकी सबसे भौतिक मूल्यवान संपत्ति थी। फिर मौर्य काल में सन्निधता का क्या कार्य था, मौर्य काल में जो सन्निधता था उनका क्या कार्य था, तो उनका कार्य था राज्य कोष की देखभाल। राज्य कोष की देखभाल मतलब राजा का जो कोष, यानी कि उसका जो खजाना होता है, उसकी जो ट्रेजरी होती है, उसकी भाई देखभाल करना, ठीक है। उसके बाद भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, 21 जून 2015, जी हाँ 21 जून 2015 को मनाया गया भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। याद रखिएगा 21 जून 2015 को मनाया गया, ये ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलो, तो ये हो गए आपके सारे एमसीक्यूज। जी हाँ, योग शिक्षा विषय के जितने भी इकाई से एमसीक्यूज हो सकते थे मैंने आपको बता दिए। इनमें से कोई 5 एमसीक्यूज आएंगे, उन एमसीक्यूज की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है और उन एमसीक्यूज को बढ़िया से सॉल्व करना है। तो ये हो गया है एमसीक्यू, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो 5 अंकों के लिए पूछे जाएंगे आपको योग शिक्षा विषय में। ब्लूप्रिंट देखना है, मॉडल प्रश्न पत्र देखना है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर देखना है, यानी किस इकाई से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है ये वीडियो देखना है। तो डीएलएड प्रथम वर्ष का आप क्या कर सकते हो, योग शिक्षा प्रथम वर्ष का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें चैनल पर जाकर। साथ ही साथ आप एमपीटीटी वर्ग 3 और सीटेट इन सब शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो इनकी तैयारी के लिए हमने अलग से एक चैनल बनाया हुआ है। चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा,
एमपीटीटी वर्ग 3 और सीटेट लिंक है चैनल की, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब से एमपीटीटी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती इन सब की तैयारी उस पर कराई जाएगी। अभी सितंबर महीने में जो शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा होने वाली है वर्ग 3 की, उसकी तैयारी भी उस चैनल पर होगी, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, न्यूज, नोटिफिकेशन, सिलेबस सब जानकारी मिलेगी। तो आप सभी मेक श्योर कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से और फ्री में, तो आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।